Good morning, students. Welcome to accountancy class of 8th July 2020 and till 7th July 2020 we have already studied chapter number 6 till chapter number 6, which was retirement oblique death of a partner. Now, in the series of reconstitution of पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फिर से उसका जो संविधान बदलता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी पुनर्गठन, जब पार्टनरशिप का पुनर्गठन होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ में हम लोगों ने 6th रिटायरमेंट तक देख लिया था। अब जो है हमारा जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन केवल एक में होता है, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसके बदले जो हम लोगों ने चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड देन रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ ए पार्टनर तक हम लोगों ने देखा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब यहाँ पे हमारा देखना है क्लोज ऑफ फर्म, यानी फर्म का बंद ही हो जाना। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है पार्टनरशिप फर्म और एक है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब है बिजनेस और पार्टनरशिप का मतलब है एग्रीमेंट बिटवीन ऑल दी पार्टनर्स। ABC के बीच का जो एग्रीमेंट है उसको कहेंगे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप फर्म जो है वो बिजनेस। तो यहाँ दो चीज़ होता है, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपस के एग्रीमेंट में चेंजेस आते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। वो उसको उस एग्रीमेंट जब वो ख़त्म होगा तो उसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वेराज पार्टनरशिप फर्म में जो है क्लोज ऑफ बिजनेस होता है, यानी सेल ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एज वेल एज कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो दिस इज पार्टनरशिप फर्म, और हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो आप कर सकते हैं कि वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप कर सकते हैं, या चेंज इन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ये कहा जा सकता है, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। हम लोग इसका जो टर्मिनोलॉजी है पहले उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स business of firm comes to an end, assets of the firm are sold and liabilities are paid. In effect, economic relationship among the partners also come to an end. कहने का मतलब कि सारा असेट्स बेच देते हैं, सारा लायबिलिटी को पेमेंट कर देते हैं, और इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होता है पार्टनर के बीच का वो ख़त्म हो जाता है। अब आइए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो अभी हमने आपको बताया, तो ये क्या है? इट मीन्स द चेंज इन इकोनॉमिक रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, बट द फर्म कंटिन्यूज, लेकिन फर्म चलता रहता है, लेकिन वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेनेवर ए पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। एग्जाम्पल है उसका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। इंसॉल्वेंसी भी हम लोग को नहीं पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी भी इस चैप्टर में हम लोग को नहीं पढ़ना है, यानी ये सिलेबस में हमारा नहीं है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग केवल क्या करते हैं? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन PSR। तो ये हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अंतर होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स चेंज होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। तो ये है आपका। फिर आइए फर्म्स डेट। फर्म्स डेट का मतलब होता है फर्म का कर्ज, और उसके बाद से लिखा हुआ है प्राइवेट डेट। प्राइवेट डेट का मतलब होता है पार्टनर्स का कर्ज। फर्म्स डेट मीन्स द डेट्स ओड बाय द फर्म टू आउटसाइडर, यानी फर्म जो आउटसाइडर को पे करने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे फर्म्स डेट। और प्राइवेट डेट्स मीन्स पार्टनर को, अगर किसी पार्टनर को पर्सनली किसी को देना है तो प्राइवेट डेट कहलाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म हम लोग को पढ़ना है वो रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब होता है ये वसूली होगा, वसूली खाता होता है। तो वसूल का मतलब आप लोग जानते हैं, वसूल का मतलब होता है किसी से पैसा लेना।
तो यहाँ वसूली खाता का यहाँ पर जो मीनिंग है पार्टनर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के संबंध में, उसका मतलब है कि फर्म के एसेट्स को बेचना और जितना पैसा आएगा उससे हमारा सारा लायबिलिटी को पे करना। तो मैं आपको यहाँ पर बैलेंस शीट का एक बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट याद कराना चाहूँगा। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आप लायबिलिटी साइड होता है। लायबिलिटी का मतलब जो पैसा आपको देना है। तो लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिटर्स होता है, बिल पेबल होता है, बैंक का लोन होता है, और पार्टनर का कैपिटल होता है, जनरल रिजर्व होता है। ये सब आपका लायबिलिटी साइड में आया। तो लायबिलिटी साइड का मतलब ये है कि फर्म को ये पैसा जो है, इसके पास इतना पैसा है और ये पैसा इसका नहीं है, किसी और को है, दे देना है। और एसेट्स में क्या होता है? फर्म के पास इतनी संपत्तियां हैं और इस संपत्तियां को बेच कर ही उसको हम लोग रियलाइज करते हैं, उसको बेच कर ही ये सारा पेमेंट जो है लायबिलिटी साइड को दिया जाता है, जिसमें कि पार्टनर का कैपिटल भी शामिल है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम लोग राइट हैंड साइड में जो एसेट साइड है उसको बेच देंगे। बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे हम लोग क्या करेंगे? फर्म के पार्टनर को और आउटसाइडर का जितना भी कर्ज है सारा चुका देंगे। इसके बाद जो पैसा बच गया वो प्रॉफिट है, और अगर इसके बाद जो पैसा घट गया तो लॉस है। और प्रॉफिट आप तो जानते हैं कि कैपिटल में ही ऐड हो जाता है, और लॉस जानते हैं कैपिटल में घट जाता है। तो इसी सिद्धांत पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। ओके, तो इट इज़ एन अकाउंट टू विच असेट्स ओड बाय द फर्म एंड लायबिलिटीज ओड टू आउटसाइडर्स आर ट्रांसफर टू। ये सारा को हम लोग एक फर्म के डिसोल्यूशन में एक रियलाइजेशन अकाउंट बना के ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी का नाम रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट इसी तरह से होता है। ये इधर डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा और ये रियलाइजेशन अकाउंट। सारा असेट्स इधर ट्रांसफ़र होता है, सारा लायबिलिटी इधर ट्रांसफ़र होता है, सारा असेट्स इधर रियलाइज होता है और सारा लायबिलिटी इधर पे होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। फिर आइए पॉइंट नंबर 6 और 7 है अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब हुआ कि वो असेट्स जिसका कि बुक में कोई एंट्री नहीं किया गया है, दोज आर नोन एज अनरिकॉर्डेड असेट्स। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स से फर्म को प्रॉफिट होता है क्योंकि असेट्स है, क्योंकि उसको बेचने से हमें पैसा मिल जाएगा और वो पैसा बुक में है ही नहीं, इसलिए मतलब वो प्रॉफिट है, सीधा सीधा अनरिकॉर्डेड है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से क्या होता है कि वो बुक में वंस अगेन ये लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, यानी बुक में नहीं लिखा गया है, लेकिन इससे हमें नुकसान होगा क्योंकि इस लायबिलिटी को भी देना पड़ता है। तो ये हो गया अनरिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब आइए चैप्टर समरी। चैप्टर समरी में हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू द चेंज इन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। तो इसके बारे में चर्चा हो ही गई। अब कुछ थ्योरी में आप आइए। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। तो ये लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा? आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर जो बच गया आउट ऑफ कैपिटल, और लास्टली प्राइवेट ऑफ पार्टनर का जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उससे होगा। तो यहाँ तक तो नौबत नहीं आया है, यहाँ तक हम लोग को पढ़ना भी नहीं ये वाला। फिर एप्लीकेशन ऑफ असेट्स में हम लोग बेच देंगे, चाहे किसी पार्टी को दे देंगे, वो अब आएगा, इसको अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट, सेक्शन 49। तो फर्म्स का डेट जो है वो फर्म देगा और प्राइवेट डेट जो है प्राइवेट पार्टनर देंगे। उसके लिए फर्म का एसेट्स जो है, यानी प्राइवेट डेट देने के लिए फर्म का एसेट्स को हम लोग नहीं बेचेंगे। फिर इसको पढ़ लेते हैं एक बार। फर्म्स प्रॉपर्टीज अप्लाइड फर्स्ट टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट, यानी कि पहले तो उसको फर्म्स का डेट, एंड देन सरप्लस इफ एनी इज अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट डेट टू द एक्सटेंट ऑफ विच कंसर्न पार्टनर इज इंटाइटल टू शेयर इन द सरप्लस। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर फर्म के पास बहुत सारा पैसा है तो पहले फर्म का कर्ज चुका देंगे। फर्म का कर्ज चुका देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, जो पैसा बचा, वो तीनों पार्टनर में बट गया और वही पार्टनर का जो पैसा आया उस पार्टनर से प्राइवेट डेट वो दे देगा। तो ऐसे ही तो होगा ही। और पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट, यानी प्राइवेट डेट यानी पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल डेट को देने के लिए होगा। और अगर कुछ पैसा बच गया तो वो तो फर्म के पास चला जाएगा। तो ये भी हम लोग को इसमें जो है हम लोग को इस सिलेबस में नहीं पढ़ना है। हाँ, हमें ये पढ़ना है क्लोजिंग ऑफ फर्म्स बुक। तो क्लोजिंग ऑफ फर्म्स बुक है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक एंड कैश अकाउंट।
तो रियलाइजेशन अकाउंट वह ऐसा एक अकाउंट है जिसमें कि सारा एसेट्स और सारा आउटसाइड लायबिलिटी को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं और उससे जो पैसा आता है उस पैसा को हम लोग उसमें लिखते हैं। किस में? रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट को हम लोग ट्रीट करते हैं। पार्टनर्स का लोन अकाउंट का जो भी है उसका पैसा दे दिया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लास्ट में बनेगा, देन बैंक एंड कैश अकाउंट बनेगा। 4 अकाउंट बनता है, ठीक है। पार्टनर्स लोन अकाउंट का यहाँ पर मतलब है कि कैपिटल के अलावा पार्टनर ने फर्म को जो पैसा लोन के रूप में दिया है दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, अब यहाँ से आपका देखिए कि यहाँ से आपका जर्नल एंट्री चालू है। जर्नल एंट्री आप याद कर लेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटी के लिए होगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सेल ऑफ एसेट्स के लिए आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर में भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन, तो इसमें भी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और ये सब हम लोग का आएगा आगे। असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर अगेंस्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू सीधे होना चाहिए असेट्स अकाउंट। ओके, हम लोग चलेंगे। सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो ये है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, ये है लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो ये सारा आप लोग जो है जर्नल एंट्री को आप CW एज नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। पॉइंट्स टू रिमेंबर को आप पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स है याद करने के लिए। इसके बाद जो हम लोग जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन पर अलग से चर्चा करेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसमें से कुछ कॉमन बातें हैं जिसके बारे में हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा आपको अभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बता देता हूँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में भी बता देता हूँ, इसके बाद हम यहाँ सॉल्व में जाएंगे। होता क्या है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है, यानी इस चैप्टर में जो है हमारा, उस समय क्या होता है कि सारा असेट्स को बेच दिया जाता है फर्म का, यानी बिजनेस के सारे असेट्स को बेच दिया जाता है और उससे जो पैसा आता है उससे हम लोग जो है लायबिलिटी को पेमेंट कर देते हैं। तो ये काम अपने आप से होने वाला तो है नहीं। मान लीजिए A, B और C पार्टनर है, तो क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर काम है इसको करने के लिए किसी एक पार्टनर को एग्रीमेंट के तहत, यानी आपस में ही समझौता करके A, B और C आपस में बोलेगा कि भाई C जो है, C को मान लो कि अब पॉइंट किया गया कि भाई तुम्हारा काम है कि सारा एसेट्स को सेल करना, और सारा एसेट्स को सेल करने के बाद सारा लायबिलिटी को पे करना। तो ये काम तुरंत तो होने वाला नहीं कि लैंड एंड बिल्डिंग अभी ही बिक गया, तुरंत ये बिक गया, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें समय लगता है, नोटिस दिया जाता है, नोटिस देने के बाद लोग ग्राहक आते हैं, ग्राहक देखते हैं, फिर ग्राहक से होता है ज़्यादा, फिर कौन सा आदमी ज़्यादा पैसा दे रहा है उसके बारे में चर्चा होगा, किस विधि से पैसा देगा। सारा चर्चा होने के बाद ही हम एसेट्स को बेच पाते हैं। ठीक उसी प्रकार पैसा जब तक आएगा नहीं तब तक आप लायबिलिटी को दीजिएगा नहीं, लायबिलिटी पे नहीं कर पाइएगा। तो फिर पैसा आ जाए एक बार, फिर लायबिलिटी का पे होगा। तो लायबिलिटी का पे होने का भी क्रम है कि सबसे पहले हम आउटसाइडर लायबिलिटी, जैसे कि गवर्नमेंट का अगर कोई ड्यूज़ है, टैक्स बाकी है, वो सब देते हैं। गवर्नमेंट का जो ड्यूज सबसे पहले देते हैं, गवर्नमेंट का ड्यूज देने के बाद आउटसाइडर्स लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल, पार्टनर्स लोन, ये सब वो सब देते हैं। और फिर लास्ट में जब बचता है पैसा उससे हम कैपिटल, यानी पार्टनर का जो इंटरनल लायबिलिटी है वो कैपिटल का पेमेंट करते हैं। तो ये सारा चीज़ होने में एक कमीशन एक एक्सपेंस होता है, उसी चीज़ को बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो भी एक प्रकार का खर्च है और उसको जो है रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया जाता है। या इस तरह से एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में कि C को मान लो अपॉइंट किया गया है, तो C जो है सारा पैसा दे देगा और उसके बदले में C को फिक्स्ड अमाउंट चाहे कमीशन के बेसिस पर फर्म उसको पे कर देगा। तो इस तरह से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी आपका पेमेंट होता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, इसीलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं।
और रियलाइजेशन एक्सपेंस कैश पे जैसे जैसे खर्चा हो रहा है वैसे वैसे कैश पेमेंट भी किया जा सकता है। तो जनरली मान लीजिए कि कैश नहीं है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है तो प्राइवेटली ही मतलब कि पार्टनर को ही कहा जाता है कि आप अपने जेब से लगा दीजिए, बाद में जब एसेट्स बेचेंगे तो उससे जो पैसा आएगा वो आप ले लीजिएगा। तो जनरली इसी तरह से होता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का ये टर्म है। और बैंक, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पार्टनर्स लोन और पार्टनर वाइफ लोन या पार्टनर का हस्बैंड का लोन जो भी हो, अगर मान लीजिए कोई लड़की है, पार्टनर है, औरत है, तो उसका हस्बैंड का लोन या कोई आदमी अगर पार्टनर है तो उसकी पत्नी का लोन जो है वो आउटसाइड लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है ना। जैसे कि ए बी और सी पार्टनर है, एज वाइफ लोन अगर यानी ए का पत्नी से अगर लोन लिया गया है तो एज वाइफ लोन को हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, इंटरनल लायबिलिटीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे, यानी उसका भी अमाउंट हमें पहले से देना पड़ेगा। तो ओके, तो ये रहा इंट्रोडक्टरी अबाउट दिस। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।